तो नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के हस्तलिखित जो नोट्स हैं उनके बारे में। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप पहले उस वीडियो को देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वीडियो नंबर 2। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का हम बात कर रहे थे, और आज का अपना जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 चलेगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपन ने जो लेक्चर था उसमें खोज, नामकरण, काल निर्धारण और सभ्यता का विस्तार देख लिया था। आज अपन देखेंगे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन तथा लिपि, मोहरे, मरण मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो पाई है उनके बारे में। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन। तो सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उसमें जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था उसके बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। देखो, जो समाज था वो मातृ प्रधान था, मतलब मातृ सत्तात्मक था या मातृ प्रधान था। मातृ सत्तात्मक भी कह सकते हैं। सत्तात्मक क्यों मातृ सत्तात्मक था? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मृण मूर्तियाँ हैं वो स्त्रियों की ज़्यादा मृण मूर्तियाँ मिली है। इस कारण जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि ये एक मातृ सत्तात्मक समाज यहाँ पर रहा होगा। ठीक है। समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्ग में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इस तरीके से जो पूरा समाज था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। जो लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। मांस भी खाते थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है। लोगों का जो मुख्य खेल था वो टाइम पास जो करते थे वो पासा खेल के इनका मनोरंजन का मुख्य खेल था या मुख्य खेल था। तो इसके बाद अपन देखेंगे जो धार्मिक जीवन कैसा था यहाँ का। जो धार्मिक जीवन में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अपन हमने देखा कि जो मातृ देवी है उनकी पूजा होती थी। इसके आगे जो मूर्ति पूजा है उसका प्रचलन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। लेकिन यहाँ से हमें जो मंदिर है उनके कोई साक्ष्य नहीं मिले। मात्र आपके मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अपने को जो मंदिर है उनके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। एवं योनि पूजा, सूर्य पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, प्रतीक पूजा आदि के अपने को साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। बलि प्रथा भी प्रचलित थी, बलि प्रथा भी यहाँ पे प्रचलित थी। और जो अंत्येष्टि क्रिया है, जो मरने के बाद जो व्यक्तियों को दफनाने या जलाने ऐसे की जो अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, वो 3 प्रकार की यहाँ पर अंत्येष्टि क्रियाएं थी। पूर्ण समाधिकरण, मृत जो शरीर था उसको, मृत शरीर को पूरा दफनाया जाता था। मृत जो पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, जो मृत शरीर था उसको पूरा दफनाया जाता था। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, मृत शरीर जो था उसको जंगल में पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जो हड्डियां वगैरह बची हुई होती थी उनको क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। हड्डियों को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। अब इसके अलावा दाह संस्कार या कलश समाधान भी कहते हैं अपन, कलश समाधान सबको जला दिया जाता था। उसके बाद जो हड्डियां होती थी उसको कलश में रख के दफना दिया जाता था। ये तीनों प्रकार के दाह संस्कार अपने को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। संस्कार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए आर्थिक जीवन किस प्रकार था। जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सर्वप्रथम जो कपास की जो खेती है ना वो यहीं पे प्रारंभ हुई है। और इसे सिंडन कहा है, यूनानी भाषा में इसे सिंडन कहा जाता है कपास को। यहाँ से चावल, गेहूँ, कपास, जौ, तिल, बाजरा, मटर, तरबूज की खेती करते थे ये लोग। गन्ना को नहीं जानते थे तथा दालों के भी हम अपने लोगों को यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था, लेकिन इनके साथ गौण व्यवसाय था। कृषि के साथ साथ पशुपालन होता था। कुबड़ वाला जो सांड था वो बहुत ही प्रिय था इनका। और अन्य जो थे बैल, गाय, कुत्ता, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश। जंगली जानवरों में भैंसा, बंदर, भालू, चीता, गेंडा, खरगोश, घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ आदि से ये लोग क्या थे, परिचित थे। हमें घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन किसी मुद्रा पर जो घोड़ा है ना उसका अंकन नहीं मिला है। घोड़े के अवशेष मिले हैं लेकिन घोड़े के अंकन हम लोगों को कहीं पे भी नहीं मिले हैं। ठीक है। माप तोला, वहाँ पर जो माप तोल था वो किस प्रकार से होता था। माप तोल के जो बर्तन वगैरह, बाग तोल के जो बाट वगैरह थे वो क्या थे। जो बाट ज़्यादातर थे वो गोलाकार और घनाकार मिले हैं। और ज़्यादातर ये जो 16 के 2 दशमिक थे ना, गुणज, उसमें मिले हैं। और ये चर्ट, जेस्पर आदि से बने हुआ करते थे। जो व्यापार था वो आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से होता था। आंतरिक जो व्यापार था मुख्य रूप से स्थल मार्ग से होता था, यानी कि उसी सभ्यता के अंदर होता था। आंतरिक व्यापार से मतलब है कि आप आंतरिक जो सभ्यता थी उसी में आंतरिक व्यापार होता था। मतलब जो सभ्यता थी उसके एरिया में ही आपस में लोग व्यापार करते थे। बाह्य व्यापार मतलब इस सब मेसोपोटामिया वगैरह से
मिस्र की सभ्यता से आदि से व्यापार हुआ करता था। तो जो बाह्य व्यापार था वो मुख्यतः जलीय मार्ग द्वारा भी हुआ करता था। देखो कुछ धातुएं मिली हैं, और जो धातु वगैरह थी वो कहाँ से मंगवाई जाती थी, ये देखिए धातुएं प्राप्ति स्थल क्या था, तांबा खेतड़ी झुंझुनू से, जो और बलूचिस्तान से, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में, सोना कोलार जो खान है, सोने की खदान है कर्नाटका में, वहाँ से, अफगानिस्तान से भी मिला है। लार्ज वर्थ मनी बदकसा अफगानिस्तान से मिला है अपने को। कार्नेलियन गुजरात से मिला है। ये बहुत ही पत्थर हुआ करता था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से अपने को मंगाई जाती थी। देखो जो सारगोन का जो अभिलेख है सुमेरिया का, उसमें मेसोपोटामिया को मेहलूहा के साथ व्यापारिक संबंध बताया है। और जो सारगोन अभिलेख है उसमें मेसोपोटामिया और मेहलूहा का व्यापार संबंध के बारे में अपने को पता चलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये मेहलूहा है ना, वो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है। मृण मूर्तियाँ, इसके बाद देखिए मृण मूर्तियाँ धातु की, पाषाण की, मिट्टी की बनी होती थी तथा टेराकोटा की बनी होती थी। धातु की जो मूर्तियाँ थी, जो मृण मूर्तियाँ थी, उनसे लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि द्वारा बनाते थे ये लोग। ठीक है। टेराकोटा की मूर्तियाँ चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। जो टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं, मृण मूर्तियाँ हैं, उसे चिकोटी जो विधि है उसके द्वारा बनाया जाता था। अगला देखिए मोहरे। देखो जो मोहरे हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है अपने पास। अधिकांश जो सोर्स है ना, सबसे ज़्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का, तो वो मोहरों पे जो अपने को लिपि मिली है ना, वो है। ठीक है। अधिकांश सेल खड़ी की बनी होती थी। गोमेज, चर्ट, फायंस की भी मिली है। मोहर पर गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है ना। एक श्रृंगी जो पशु था, एक सिंगी जो पशु था, वो भी इम्पोर्टेंट था इनके लिए। जो लिपि थी वो बुस्ट्रोफेदन थी। बुस्ट्रोफेदन, मोहरों के बाद लिपि देखते हैं, जो बुस्ट्रोफेदन थी, और गौमूत्रिका भी जिसे कहते हैं, या पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो ये कैसे लिखी जाती थी, पहले देखो पहले दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर, फिर बाएं से दाईं ओर। पहले तो इस प्रकार लिखी हुई होती थी, है ना, फिर इस प्रकार लिखते थे ये लोग। ठीक है ना। आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? देखो काल को अपन, इतिहास को अपन 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक में क्या होता है, ना तो लिपि का ज्ञान होता है और नहीं वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे। आदि ऐतिहासिक में उन लोगों को लिपि का ज्ञान तो है, लिपि का ज्ञान है, लेकिन उस लिपि को अभी तक लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन लिपि नहीं पढ़ पाए अपन लोग। ठीक है ना। तो इनके पास लिपि है, लेकिन उस लिपि को अभी तक हम लोग क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। तो ये जो सभ्यता है, इसको हम आद्य-ऐतिहासिक काल के अंदर इसे रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख नगर, अपना अगला लेक्चर होगा। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।